हेलो एवरीवन, हम हैं बायोमेनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 का पार्ट 1। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे। आप लोग पूरा साइंस का कंटेंट के लिए, आपको साइंस में कुछ भी पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आप लोग एक कोड लगा सकते हो, दैट इज BIOM8874। इस कोड का इस्तेमाल करके आप मेरा पूरा कंटेंट ले सकते हो मोबीशाला से। मोबीशाला की एक ऐप है, आप उसे डाउनलोड कीजिए और ये कोड लगा दीजिए। आपको पूरा साइंस, पूरा का पूरा साइंस आपको मिल जाएगा, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। रिन्यूएबल क्या होता है? जो दोबारा से मतलब दोबारा रिन्यू हो सकता है, दोबारा बन सकता है, उसे रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। और जो रिन्यू नहीं हो सकता उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो रिन्यू नहीं होता? सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पानी बहुत है यार, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। दूसरा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। सोलर की बात कर रहे हैं तो कहां से मिल रही है? सन। सन खत्म नहीं होगा अनटिल अनलेस हम लोग ब्लैक होल के अंदर ना पूरे की पूरे तरह घुस जाएं। ब्लैक होल में घुस जाएंगे हाँ तो अब सन काम नहीं करेगा, अदरवाइज सन हमारे पास बहुत है। दूसरा है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल काम नहीं करता। फ्यूल सेल क्या होता है? वो सेल जिसमें किसी भी प्रकार का ईंधन डलता है उसे फ्यूल सेल बोलते हैं। तो फ्यूल सेल इसका करेक्ट आंसर है। फ्यूल सेल इज नॉन रिन्यूएबल। ईंधन कोष्ठिका, जिसको फ्यूल सेल भी बोलते हैं, दैट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है किसका? एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टमक इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट स्टमक को लेकर करेक्ट नहीं है? सबसे पहला, स्टमक एक्ट एज टेम्परेरी रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर क्या होता है? वो जगह होती है जहां पर कुछ समय के लिए खाना रुकता है। पढ़ो, जठर एक अस्थायी आश्रय है, आश्रय के रूप में काम करता है। ये खाने को थोड़ी देर का आश्रय जरूर देता है। 3 से 4 घंटा स्टमक में फूड स्टोर रहता है। दूसरा, स्टमक मिक्सेस फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस। बिल्कुल सही। स्टमक में एक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। वो जूसेस जो कि मिक्स हो जाते हैं खाने के साथ में और डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब जठर खाद्य को आश्रय रस के साथ में मिश्रित कर देता है। नेक्स्ट, स्टमक सिक्रीट लाइपेज एंड अमाइलेज एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस। स्टमक सिक्रीट लाइपेज एंड अमाइलेज एंजाइम। सबसे पहले अमाइलेज एंजाइम कहाँ प्रोड्यूस होता है? माउथ में। दूसरा कहाँ प्रोड्यूस होता है? पैनक्रियाज में। तो अमाइलेज एंजाइम जो होता है वो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका ये गलत आंसर है, क्योंकि भैया लाइपेज कहाँ प्रोड्यूस होगा? लाइपेज प्रोड्यूस होगा हमारे पैनक्रियाज में। अमाइलेज कहाँ प्रोड्यूस होगा? पैनक्रियाज में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठा हुआ स्ट्रेप्टोकाइनेस के अंदर जो एंजाइम रहेगा, जो ग्लैंड रहेगा, वो काम करेगा, वो उसको एक्टिवेट करेगा सो दैट कि डाइजेशन शुरू हो जाए। इसीलिए फैट्स का डाइजेशन शरीर में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, जो लाइपेज तोड़ता है। अदरवाइज हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैट्स का जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होता, क्योंकि हमारे पास एंजाइम ही नहीं है इसको तोड़ने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी इसका एक्चुअली गलत आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड। बिल्कुल सही। स्टमक कितनी देर में खाली होगा डिपेंड करता है। आप लोग जब खाना खाते हो, कुछ खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और फिर आपको थोड़ी सी देर में भूख लगने लगती है। कुछ खाना इतना हैवी हो जाता है, जैसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अगर आप बहुत मोटे वाले आलू के परांठे खा लो, दोपहर में भूख ही नहीं लगती है। क्यों? वो इतना हैवी हो जाता है। क्यों हैवी हो जाता है? क्योंकि जो पोटैटोज हैं दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इतना एनर्जी का सोर्स है कि हमको दूसरे की जरूरत पड़ती ही नहीं है, फिर हमको भूख ही नहीं लगती है। तो इसका करेक्ट मतलब, और अगर आप लाइट खाना खाओ, जैसे आप सुबह सुबह इडली खा लो, पोहा खा लो, तो थोड़ी देर में क्या होगा? भूख लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट बॉडी में हो जाते हैं। तो यस, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक फैट्स टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। इसमें से कौन सा ऑर्गन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को तोड़ने के काम में आता है? लिवर। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा लिवर।
लंग्स क्या करते हैं? लंग्स तो सिर्फ गैसेस के एक्सचेंज के में काम आते हैं। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को प्योरीफाई करना, प्योरिफिकेशन करना। इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना। छोटा सा डाइजेशन भी करता है पर मैक्सिमम क्या करता है? एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लिवर प्रोड्यूस कर रहा है, यकृत प्रोड्यूस कर रहा है। एन इंडिविजुअल होज ब्लड टाइप इज बी। भाई एक इंसान है, इसका ब्लड ग्रुप बी है। हमारे पास अभी फिलहाल यही बंदा है। किसी केस में इमरजेंसी पड़ गई, हमको लग रहा है कि भाई इस बंदे को ब्लड देना पड़ेगा, तो ये बंदा किस टाइप के पेशेंट को ब्लड दे सकता है? डोनर हमारे पास यही है सिर्फ, जिसका बी ब्लड ग्रुप है। बी ब्लड ग्रुप है तो किसको देगा? अपने वाले को देगा, सिर्फ बी को। तो ए जहां जहां आ रहा है पहले तो उसे काट दो आप। इसको सॉल्व करने का बहुत सही तरीका है। भाई अगर बी है तो वो ए वाले को तो दे ही नहीं सकता। कट गए। करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी। क्यों? क्योंकि ए बी क्या होता है? ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। सारा ब्लड क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। सारा ब्लड क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है ए बी, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर हिंदी में बोला जाता है सर्वग्राही। क्योंकि इसने क्या करना है? सारा का सारा ब्लड को क्या कर लेना? एक्सेप्ट कर लेना। चाहे वो बी हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो ए बी हो, चाहे वो कोई भी टाइप हो, ये क्या करेगा? उससे ब्लड ले लेगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, द एलिमेंट विच इज मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? दैट इज ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि डायरेक्ट नाइट्रोजन तो हम ले नहीं सकते, हम किस फॉर्म में लेते हैं? अमाइनो एसिड की फॉर्म में। अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन की फॉर्म में लेते हैं जो भी हम नाइट्रोजनस वेस्ट लेते हैं। दूसरा आयरन। आयरन होता है हमारे ब्लड में पर इतनी मात्रा में नहीं होता जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्यों ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि बेटा हर चीज का खाना ऑक्सीजन है। आंख, नाक, हाथ, पैर, कान, किसी को भी भूख लगेगी उसको ऑक्सीजन चाहिए। उसका खाना क्या? ऑक्सीजन। उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और कभी भी अगर हम चाहते हैं कि आइस प्रॉपरली वर्क करे तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल इज नॉट करेक्ट। सेल के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। बिल्कुल सही। उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, डिपेंड करेगा कि उसका काम कैसा है। क्योंकि जिस तरीके का वो काम करेगा अकॉर्डिंगली वो अपनी शेप को उस तरीके में कन्वर्ट कर लेगा, बदल लेगा। तो ये करेक्ट है। दूसरा, सम सेल्स हैव चेंजिंग शेप। कुछ कोशिकाओं के पास बदलते आकार होते हैं। हाँ, बहुत सारी कोशिका होती है जो समय के साथ, काम के साथ अपने आकार को क्या करती है? बदल लेती है। तो देयर आर सेवरल सेल्स जो क्या करती हैं? अपने काम के साथ में अपने टाइप्स को, मतलब अपने शेप को बदलती जाती है। बिल्कुल सही है ये भी। ईच सेल हैज इट्स ओन कैपेसिटी टू परफॉर्म। हर सेल के पास अपनी क्षमता है कि वो काम कर सके। बिल्कुल ठीक। सब लोगों के पास जैसे अपनी क्षमता होती है कि भैया मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ, दूसरा बोलेगा नहीं मैं ये नहीं, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज हैं। ऐसे ही बॉडी के अंदर सब सेल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से काम कर सकता है। तो ये भी करेक्ट है। सेम टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू। एक ही टाइप के सेल सारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो फिर डिफरेंस क्या होगा? आंख, नाक, कान अलग अलग हुए क्यों? अगर सेम सेल है, सेम टिश्यू है तो भैया अलग अलग होंगे क्यों? तो ये गलत है भैया। हर सेल के पास में, हर टिश्यू के पास में सेम सेल नहीं होते। हर सेल, हर डिफरेंट टाइप का सेल हर डिफरेंट टाइप का टिश्यू को बनाता है। बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टोली सेल्स है, लेडिक सेल्स है, टेस्टिस में प्रेजेंट है। तो ये फीमेल बॉडीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल बॉडी में सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स का काम नहीं है, स्पर्म बनना नहीं है। तो ये हम फीमेल बॉडी में होता नहीं है, ये सिर्फ मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। कप्फर सेल्स है। कप्फर सेल्स भैया हमको पता है सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होंगे क्योंकि वहां काम करना है इसने, उस तरीके का काम है, इसलिए कप्फर सेल्स वहां प्रेजेंट होंगे। तो देयर आर सेवरल सेल्स, सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गन में प्रेजेंट है और अलग अलग काम को करता है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम। जो ऑक्सीजन है जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है? ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। अब वो क्वेश्चन ये पूछता है, ये जो ऑक्सीजन निकल कर आ रहा है ना, ये किससे बन रहा है?
इससे बन रहा है, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है, इससे बन रहा है। देखो सनलाइट से तो नहीं बनेगा, क्लोरोफिल से भी नहीं बनेगा, बनेगा या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो वाटर। तो ये जो ऑक्सीजन निकल कर आता है ये किससे निकल कर आता है? वाटर से। ये किससे निकल करके आता है? वाटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेक्नोलॉजी मिशन? सबसे पहले समझते हैं टेक्नोलॉजी मिशन है क्या। देश के आजाद होने के बाद एक मिशन चलाया गया। क्या हुआ, जब भारत आजाद हो गया तो भारत आजाद होने के बाद में बहुत प्रॉब्लम होने लगा। भाई किसान सिर्फ वही चीजें उगा रहे थे जिस चीजों का इस्तेमाल होता है, बाकी चीजें उगानी बंद कर दी। अब जब इंडिया ग्रो करने लगा, डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलपमेंट चाहता है, तो जब इसको ग्रो करना था तो ग्रो करने के लिए इसको क्या करना पड़ा, ये चाहता था कि भैया मैं इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट भी करूं अपने सामान को। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें इतनी क्वालिटी में उगाना पड़ेगा कि भैया हमारे यहाँ के लोग भी यूज कर ले और बाहर भी हम बेच दें। और ऐसा कर नहीं रहे थे किसान, क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी मिशन। उन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक है, ऐसा करो, तुम उगाओ, तुमसे हम खरीद लेंगे, आगे हम इसका कुछ भी करें, तुम्हारा बिक नहीं रहा ना, तुम उगाओ, तुमसे हम लेते हैं, हम सारा का सारा ले लेते हैं। अब वो ये बोलता है इस टेक्नोलॉजी मिशन में किस चीज को नहीं रखा गया था। तो इस टेक्नोलॉजी मिशन में जिस चीज को नहीं रखा गया था वो है वेजिटेबल। वेजिटेबल यानी कि सब्जियां, सब्जियों का जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, सब्जियों का जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे थे, बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, ये हमारे यहाँ पर यूज हो जाती है बहुत, और ये हर किसान उगा रहा है। इसलिए इसको टेक्नोलॉजी मिशन में नहीं रखा गया कि भैया बाकी चीज हमें बाहर भेजनी है। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा उगता है दैट इज मक्का, और हमारे देश से जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है दैट इज मक्का अगेन। तो मेज, हमारी मक्का इज मेज, मेज जो है ये हमारे देश में सबसे ज्यादा उगता है और ये बहुत जगह पे एक्सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले मेज को ही रखा गया था कि नहीं भाई तेरे को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तेरे को तो बहुत जगह भेजना है हमको। तो मक्का क्या है, जो मेज है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप जो कि टेक्नोलॉजी मिशन में रखी गई थी। ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स जैसे हो गई आपकी सरसों का तेल हो गया, ये भी हमारे यहाँ से जाता है। नारियल का तेल हो गया, ये भी हमारे यहाँ से जाता है। पल्सेस हो गई, ये भी हमारे यहाँ से जाते हैं। तो ये तीनों तो टेक्नोलॉजी मिशन में रखी गई, पर सब्जियों को टेक्नोलॉजी मिशन में इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेक्स हार्मोन? सेक्स हार्मोन क्या था बेटा? हमें हार्मोन के बारे में तो पता लगा कि हार्मोन जैसी कोई चीज होती है, ठीक है, हार्मोन जैसी कोई चीज होती है, बट हमें ये नहीं पता लगा ये हार्मोन काम क्या करते हैं। बॉडी के अलग अलग टाइप के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम जो करते थे वो कौन करते हैं? हमारे हार्मोन करते हैं। अब हमको पता लगा कि भैया अलग अलग टाइप के हार्मोन अलग अलग तरीके से काम करना शुरू कर चुके हैं। मतलब कुछ हार्मोन हैं जो डाइजेशन में काम कर रहे हैं, कुछ हार्मोन हैं जो बॉडी के फंक्शंस में काम कर रहे हैं, जैसे गोइटर वगैरह में, इन सब चीजों में काम कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो किसी भी चीज में काम नहीं कर रहे हैं, जैसे बॉडी बना तो रही है पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के हार्मोन्स को बॉडी ने क्या किया, इस तरीके के हार्मोन्स को बॉडी ने बोला कि भाई हम ना इन हार्मोन्स को दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक वो हार्मोन जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, दूसरा हार्मोन जो सेक्स हार्मोन है, जो सिर्फ और सिर्फ उसी समय काम करेंगे जब उनकी बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस आएंगे या कुछ बनाना शुरू करना होगा सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जो एक छोटा बच्चा होता है उसकी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं दे आर नॉट कंप्लीटली एक्टिव। क्यों? क्योंकि अभी इस केस में क्या है, कोई भी हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई भी गेमीट प्रोडक्शन नहीं हो रहा। एक उम्र आती है जिस उम्र को बोलते हैं प्यूबर्टी। ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें लड़का और लड़की दोनों के ही शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी, ऐसा बोला जाता है कि जो लड़का होता है इसकी जो प्यूबर्टी की उम्र होती है 14 से 16 साल होती है, एक लड़की जो होती है उसकी 10 से 12 साल होती है। अभी 8 भी होने लगा है लड़कों के अंदर, ये 12 से 14 भी होने लगा है, पर एनीवेज जो बुक बोलती है वो हम बात करते हैं। अब हमें पता लगा ये जो सेक्स हार्मोन है ये कब एक्टिव हो रहे हैं, इस उम्र से एक्टिव हो रहे हैं। मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे हैं और फीमेल में एग्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होने लगा। तो ये सेक्स हार्मोन सबसे पहली बार जिसने बताया था वो होते हैं हमारे यूगेन स्टेनिच। इन्होंने सेक्स हार्मोन की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय। फर्मेंटेशन होता क्या है? फर्मेंटेशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, दारू बनती है इससे।
पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा भैया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है C2H5OH, इसका फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। ये बनता कब है? जैसे कोई भी फ्रूट है, फ्रूट को आप सड़ा लो, गला लो और इसको एक कंटेनर में बंद करके रख दो पूरी तरह। इस पूरे कंटेनर को बंद कर दो कि भैया इसमें ऑक्सीजन ना आए। ऑक्सीजन नहीं आएगा, इस पे डिकम्पोजेस उगने लगेंगे जिनको ऑक्सीजन चाहिए नहीं, तो वो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन कुछ हो ही नहीं पाएगा पूरी तरह, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? अल्कोहल में, या जिसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस हो किससे रहा है? कैटलिस्ट से। एंजाइम से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए किससे हो रहा है? कैटलिस्ट से, उत्प्रेरक से। तो इसका करेक्ट आंसर इज कैटलिस्ट। चलिए आगे, चलिए फिलहाल इस क्लास को हम फिनिश करते हैं, इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग ये पूरा कंटेंट खरीदने के लिए मोबीशाला के प्लेटफॉर्म पर जाकर एक कोड लगा सकते हैं जिसका नाम है BIOM8874। इस कोड का इस्तेमाल करके आप पूरा कंटेंट ले सकते हैं। फिलहाल इस क्लास को मैं फिनिश करती हूँ, मिलते हैं अगली क्लास न्यू टॉपिक के साथ, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।